जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपडेट कर दूं कि इस बार का जो Q&A सेशन है वो 23 अक्टूबर संडे को होगा इंशाल्लाह 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो अब देखते हैं आगे हम वीडियो को। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि कैसे आप अपना प्रोसेस को किस तरह थोड़ा सा फास्ट लेके चल सकते हैं। मतलब आपको ना मसाइल ना हो पूरे थ्रू आउट प्रोसेस में। मतलब प्रोसेस एक ड्यू टाइम तो लेता है, लेकिन किस तरह आप उसको अच्छे से मैनेज करें। मतलब फास्टर से बेहतर इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो थोड़ा सा। और ड्यू प्रोसेस तो उन्होंने लेना है पूरा, तो आप वेस्ट से बचने के लिए, अपना टाइम जो वेस्टेज है उससे बचने के लिए आप कैसे मामलात को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि जी पहले तो आपने फिक्सिंग कर लिया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो फिर आप सबसे पहले जो है आज, क्योंकि आजकल अपॉइंटमेंट जो है वो लेट आती हैं, आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी अपॉइंटमेंट का फॉर्म सेंड कर दें फॉर द वेरिफिकेशन। और फिर वेट करें कि आपको वेरिफिकेशन की वो आ जाए। और जितने टाइम तक आपको वेरिफिकेशन की होती है, साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एंड ऑल सारा कुछ यूनिवर्सिटी में सेंड करना शुरू कर दें। ठीक है, जिन जिन कोर्सेज़ की आपने लिस्ट बनाई हुई है आप उनमें साथ साथ अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। इसमें ये होगा कि जब तक यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी एंड ऑल, तब तक आपके शायद डेट आ गई हो वेरिफिकेशन की, तो टाइम मैनेज हो जाएगा इसमें थोड़ा सा। यूनिवर्सिटी भी आपको ऑब्वियसली यही कहेगी कि आप अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट सेंड करें एंड ऑल, तो फिर हम आपको कंप्लीट ऑफर लेटर देते हैं व्हाट्सएवर। तो उतनी देर तक आपकी वेरिफिकेशन की तरफ डॉक्यूमेंट चले गए होंगे। यूनिवर्सिटी भी आपको ये डेडलाइंस एंड ऑल इसमें सब कुछ मैनेज करके, तो यूनिवर्सिटी भी आपको वो देगी उस टाइम तक, 2-3 महीने का टाइम देगी कि आप जी अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स तब तक सेंड कर दें एंड ऑल सारा कुछ। जितना भी टाइम यूनिवर्सिटी देगी, मतलब एक सेमेस्टर का देगी या जो कोई, तब तक आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा वेरिफिकेशन का, और आप अपने वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिशन की तरफ जा रहे होंगे या सबमिट करा चुके होंगे। फिर आपको 2-3 महीने वो लग जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे फिर आप लीगलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। समटाइम्स वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है, समटाइम थोड़ा किसी का टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक मैनेज हो जाएंगे। आप लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो अब जैसे आपके पास वेरिफिकेशन की ओके की रिपोर्ट आती है और आपको वो लीगलाइजेशन की तरफ जाने का कहते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलना शुरू हो जाता है जी कि मेरा काम येस हो गया, मैंने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर लेटर भेजना है। अब आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा ना ज़रा वर्कआउट करना शुरू करें कि मैं किस बैच तक जा सकता हूँ, 2-3 महीने प्लस प्लस प्लस, मतलब किस इनटेक तक मैं पहुँच जाऊँगा। अगर सितंबर है तो मेरी उसमें मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी, ये सारा कुछ। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट आना शुरू हो जाती है, तो आप अकोमोडेशन सुनना स्टार्ट कर दें, आपका टाइम बचेगा। वैसे भी वो यूनिवर्सिटी भी टाइम लेगी थोड़ा सा आपको ऑफर लेटर देने में, उसमें भी आपको टाइम होगा, लेकिन आप साथ के साथ वर्कआउट करना शुरू कर दें कि मैं अकोमोडेशन कहाँ पे मैनेज करूँ। ठीक है, ताकि आप जब रेजिडेंस परमिट फाइल करें या रेजिडेंस परमिट फाइल करने की तरफ आप जाएँ, तो आपको उस टाइम आपके पास अकोमोडेशन वाला मामला जो है वो हल होना शुरू हो जाए। क्योंकि आजकल अकोमोडेशन में बहुत टाइम लग रहा है और बच्चों को आजकल अकोमोडेशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि ये ज़ाहिर है आप, मुझे सिर्फ ऑफर लेटर आना है, मैंने रेजिडेंस परमिट फाइल करना है, और तब तक आपके पास ये चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स आप लीगलाइज करा के आए, जैसे भी अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है, बाय पोस्ट, बाय PDF समथिंग, तो इस टाइम पे आके ना आप अपनी जो है वो मैनेजमेंट और थोड़ी सी ज़रा स्विफ्टली करना शुरू कर दें। आप अपनी अकोमोडेशन की सर्च में फुल तरीके से चलना शुरू हो जाएं, ताकि आपके पास जो अकोमोडेशन वाले मामला हैं जो आपने सबमिट कराने हैं वो हल हो चुके हों तब तक, जब तक आपका ऑफर लेटर आता है। ठीक है, साथ आप यूनिवर्सिटी, साथ आप एम्बेसी में अप्लाई कर दें रेजिडेंस परमिट की डेट का। अगर रेजिडेंस परमिट आपके ऑफर लेटर से पहले भी आ जाती है, तो हम उनको ईमेल करके थोड़ा सा आगे डिले कर सकते हैं कुछ। वैसे मोस्टली 1 महीने तक आपको ऑफर लेटर, महीने सवा महीने तक आ जाता है। या आप ऑफर लेटर के, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिली या कुछ तक आप अकोमोडेशन नहीं ढूंढ सके, तो आप ऑफर लेटर का वेट कर लें। आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो फिर उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए डेट फाइल करें एम्बेसी में। ठीक है, ताकि उस डेट में आप अकोमोडेशन ढूंढ लें। आजकल वो स्टूडेंट्स ड्रीम होम के थ्रू काफ़ी लड़कों ने लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनका बेहतर मैनेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके थ्रू पैसे तो लेते हैं 250 यूरो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता है। जब इसके अंदर एक सवाल और आता है कि सर इसमें बैंक स्टेटमेंट कब मैनेज करें। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए तकरीबन 3 महीने की हो तो इट्स गुड। लोगों के 15-15 दिन के भी पैसे जमा कराए कि बैंक स्टेटमेंट चलेगी, लेकिन किसी की 2-2 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी रिजेक्ट हो गई। तो प्रॉज एंड कॉन्स हर किस्म के हैं। मतलब आप उस तरफ आपको जाना चाहिए यकीनन, जिसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको वो क्वेश्चन ना कर सकें। तो 3 महीने की स्टेटमेंट, जब आप लीगलाइजेशन की आपको अपॉइंटमेंट वो आ जाए वेरिफिकेशन की कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आप लीगलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएँ,
तो उस टाइम पे जाके थोड़ा सा ना पैसे जमा करना शुरू, अगर पहले हैं तो वेल एंड गुड, आप थोड़ा सा और भी पहले रख सकते हैं, मतलब 2 महीने हो जाएं आपकी वेरिफिकेशन की सबमिट की, तो आप तब से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना। द मोर द बेटर। 3 महीने की तो आपको मैनेज करना चाहिए इसी तरह ना। तो जब तक आपका रेजिडेंस परमिट आएगा, आपकी बैंक स्टेट की डेट आएगी, तब तक आपकी बैंक स्टेटमेंट भी रेडी हो जाएगी। तो आपका अकोमोडेशन लेटर, ऑफर लेटर सब मैनेज होगा, तो आप बस उनको डायरेक्टली फिर अपनी फ़ाइल सबमिट कर देंगे, सारा कुछ एंड ऑल, और बस फिर उसके बाद इट्स ऑल डन, आपकी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह आप जो है ना अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बाकी उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ सारा कुछ, कि पुलिस सर्टिफिकेट एक पहले ले जाएं, वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। जब आप दूसरी दफ़ा जाने लगे उसको लीगलाइज ना करें, वेरीफाई करा लें, लीगलाइज मत कराएं। लेकिन आपने अगर रेजिडेंस परमिट फाइल कर रहे हैं तो तब आप उसको लीगलाइज करा लें, और तब आप दूसरा साथ बना के लेके जाएं, ताकि आपको ये ना कहें जी आप जाके दूसरा बना के लाएं और आपका टाइम वेस्ट हो, टाइम इजीली अच्छे से मैनेज हो जाए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को थोड़ी बहुत मैनेज कर लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो आपको जो टाइम वेस्टेज है 2-3 दफ़ा का ऊपर नीचे और चीज़ें ढूंढने में, अकोमोडेशन ढूंढने में, बाकी सारे मामला, तो इनसे आप बच जाएंगे। यही चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और कुछ मसाइल बनते हैं। अभी एक भाई की आई हुई है आरपी की डेट, लेकिन उनके पास बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं है, तो वो फंस गए हैं कि अब मैं क्या करूं, आगे करूं पीछे करूं, थोड़ा सा तो अल्लाह करे उनके लिए भी आसानी हो जाए। इस तरह के मामलात हैं, तो आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं ना अपने मामले को, तो फिर आप टाइम वेस्टेज से बच जाते हैं और आप अपना समटाइम्स सेशन भी बचा लेते हैं कुछ। तो बस फिर आप रेजिडेंस परमिट अपना फाइल कर दें। रेजिडेंस परमिट के बाद आप सुकून में हैं बिल्कुल। उसके बाद 2 महीने में आपका रेजिडेंस परमिट आ जाता है। और कोशिश करें जब रेजिडेंस परमिट फाइल किया हुआ है ना, तो बैंक से पैसे ना निकालें, उधर ही पड़े रहने दें थोड़ी देर। मतलब आपको पता नहीं है कि वो वेरिफिकेशन कर लें या कुछ समथिंग लाइक दैट, पीछे एम्बेसी को बोल दे रजिस्ट्रार के यार ये मेरा कन्फर्मेशन कर दें कुछ समथिंग, तो उसकी कन्फर्मेशन हो सकती है। एक आध केसेस में सुनने में आया, बैंक्स ने बताया अपने क्लाइंट्स को कि यार एम्बेसी से ईमेल आई है कुछ समथिंग ऐसे आपके अकाउंट की दोबारा स्टेटमेंट लेने के लिए। तो कोशिश करें कि अगर पैसे उसमें तब तक जब तक आरपी अप्रूव नहीं हो गया, तब तक तरीका भी है तब तक उसमें पड़े रहें। उसके बाद बेशक आपने जो करना है जैसे कर लें, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यही होती है। तो फिर आपका जब रेजिडेंस परमिट की अप्रूवल की ईमेल मतलब अप्रूवल की ईमेल आ जाए, या अप्रूवल की ईमेल नहीं आए, अगर आपको महीना, सवा महीना, 1.5 महीना हो गया आरपी फाइल किए, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास आपकी आरपी की फाइल, आप उसको डायरेक्ट ईमेल करके भी पूछ लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे कज़न के केस में ऐसे ही हुआ है, आरपी की अप्रूवल ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो उसने कहा जी मैं अब क्या करूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, मैं क्या करूँ। मैंने उसको कहा डायरेक्ट इंसब्रुक ईमेल कर दो। तो डायरेक्ट इंसब्रुक ईमेल की, तो इंसब्रुक वालों ने उसको कहा जी आपका तो हमने आरपी अप्रूव करके पिछले 15 दिन पहले भेज दिया हुआ, आपको ईमेल क्यों नहीं आई अभी तक। एम्बेसी से पता किया, एम्बेसी ने उसी दिन ईमेल कर दी कि आपका आरपी अप्रूव है। तो मतलब एम्बेसी के पास कुछ थोड़ी सी या लोड हो सकता है, या हो सकता है कि मैं जब कल अपने लाइव सेशन में मैंने बच्चों को बताया कि जी ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि वो आपको ईमेल कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मतलब शहजाद खावर 10 पे भेजने के बजाय शहजाद खावर 1 पे उन्होंने ईमेल भेजी हुई थी मेरी भी आरपी अप्रूवल की। तो फिर मैंने भी इसी तरह पता कराया था, फिर पता चला जी कि ईमेल उन्होंने गलत भेज दी है, दोबारा उन्होंने बाद में फिर मुझे भेजी। तो ह्यूमन एरर है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर के कहीं से भी हो सकता है, 0 मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कोई टाइपो स्पीड में टाइप करते हैं, उन्होंने टाइप करके कहीं आगे पीछे कर दिया कुछ, तो आप खुद भी पता कर सकते हैं, ताकि आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएं ऐसे ना। मतलब खुद भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं ऐसे थोड़ी सी इसमें। मतलब एक ईमेल लिखने में तो कोई आपको नहीं मारेगा ना, कोई आपको नहीं कहेगा कि जी ये क्यों आपने ईमेल भेज दी है कुछ, सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन ही लेनी डायरेक्ट। हर टाइम हम वैसी को पीछे नहीं पड़ सकते, हमको ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज़ पर। तुम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से पूछ लें कि सर मेरी इस तरह फाइल आई है, मैंने पाकिस्तान में सबमिट कराई है। मजिस्ट्रेट आपका वो होगा जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन होगी। लेंस वाले मजिस्ट्रेट लेंस, साल्सबर्ग वाले मजिस्ट्रेट साल्सबर्ग, उनकी ईमेल क्या है मजिस्ट्रेट वालों की, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को बता दूंगा, कोई मसला नहीं। तो आप उनको डायरेक्ट ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया, या कुछ मैंने फाइल सेंड की थी। मतलब बहुत पोलाइटली, इस तरह नहीं कि आप उन पर चढ़ाई कर दें या कुछ, उनसे पोलाइटली पूछ लें कि सर मैंने इस तरह अपना रेजिडेंस परमिट फाइल किया था, अभी तक कुछ पता नहीं चला, अगर आप लोगों ने अप्रूव कर दिया तो कुछ बता दें समथिंग। वो आपको मोस्टली केसेस में बता देते हैं। मेरे कज़न को बता दिया, मुझे बता दिया, सबको, दो चार जिनके जो हैं मेरे साथ जानने वाले हैं उन सबको उन्होंने बता दिया। किसी के साथ उन्होंने कोई आगे से उनका जी इस दिन प्रोसेस या हमने बयाना भेज दिया हुआ है समथिंग लाइक दैट, तो वो बता देते होते हैं उस टाइम। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं मैनेज, आपको आइडिया हो जाएगा आरपी अप्रूवल की तरफ है, क्या हिसाब है, क्या चल रहा है, तो फिर आप अपने वीज़ा डी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे 1-2 बातें और हैं
लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट आप उस टाइम तक फाइल नहीं कर सकते टेक्निकली ऑफिशियली जब तक आपके पास वेरिफिकेशन की रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि अपॉइंटमेंट फॉर्म के ऊपर आपने एक नंबर लिख के सेंड करना होता है जो आपको वेरिफिकेशन की रिपोर्ट के ऊपर आता है, नंबर ऑन द टॉप। वो आपको एक नंबर देते हैं वेरिफिकेशन रिपोर्ट का नंबर, वो आपने अपॉइंटमेंट फॉर्म में टाइप करके उनको भेजना होता है। कुछ केसेस में बच्चे डायरेक्ट उसके बगैर भी भेज देते हैं, पहले लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट की उनको मिल भी जाती हैं, तो अपनी लक ट्राई कर सकते हैं अगर मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली आपने वो वेरिफिकेशन नंबर लिख के सेंड करना होता है, तो फिर आपको डेट मिलती है लीगलाइजेशन की। इसी तरह जब आपको आरपी की अप्रूवल आती है तो उस ईमेल को आपने साथ लेके जाना होता है फॉर द लीगलाइजेशन, फॉर द वीज़ा डी के फॉर्म के साथ आपने वो ईमेल लेके जानी होती है अप्रूवल की साथ प्रिंट आउट करके, तो इसलिए आपको उसका वेट करना पड़ता है। उसकी मोस्टली अपॉइंटमेंट हम वैसे ही खुद ही फिक्स कर देती होती है, अगर नहीं भी करती तो आप खुद कर सकते हैं अपॉइंटमेंट उसके लिए वीज़ा डी के लिए। तो अगर आप एम्बेसी से डायरेक्ट मतलब मैजिस्ट्रेट से डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी वीज़ा डी के लिए फाइल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये चीज़ें आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी इधर से उधर क्लिप करके आपने मैनेज करनी है। अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो अपन में टाइम बचा लेते हैं, मतलब 7-8 महीने में भी आप अपना वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस अब करते जाएंगे तो जाहिर है फिर आपकी वो डेट्स और टाइम वो इसी तरह बढ़ते जाएंगे, तो बेहतर ये है कि डॉट बाय डॉट कनेक्ट करके आप चलते जाएँ ना, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो यही है सारा प्रोसेस को अपना बेहतर करने का तरीका और थोड़ा अच्छे से मैनेज करने का तरीका। इसके बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं, कुछ गलती हो गई हो मेरे से तो इंसान हूँ, कुछ मिस कर सकता हूँ कोई बात, तो होपफुली मैंने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपको बता दी। तो अगर आप लोगों का कोई फीडबैक हो, कोई इन्फॉर्मेशन किसी भाई के पास हो कुछ इसमें बेटरमेंट के लिए, तो वो ज़रूर कमेंट में बता दे ताकि सबका भला हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।